कहानी है झूठी प्रतिष्ठा। पूरा घर ही राजश्री को अस्तव्यस्त महसूस हो रहा है। सोफे के कुशन बिखरे हुए, दीवान की चादर एक कोने से काफी नीची खींची हुई, और फर्श पर करीना व पार्थू के खिलौने बिखरे हुए थे। काम वाली मीना नहीं आई, इसीलिए घर की ऐसी हालत बनी हुई थी। वैसे उनका दिल तो चाह रहा था कि उठकर सब कुछ व्यवस्थित कर दें, लेकिन यह घुटने का दर्द, उफ, किसी दुश्मन को भी यह बीमारी न लगे। हड़बड़ाती सी सोनल ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आई। सामान सहेजते हुए वह निर्देश भी देती जा रही थी। माँ जी, करीना को दूध भात खिला दिया है और पार्थू को दूध पिलाकर सुला दिया है। उसे याद से 3-3 घंटे बाद दूध दे देना। आया आज छुट्टी पर है। सब्जी मैंने बना दी है, फुलके बना लेना, अब मुझे समय नहीं है। हवा की गति से सोनल कमरे से बाहर चली गई और पति अमोल के साथ अपने दफ्तर की ओर रवाना हो गई। राजश्री सब कुछ देखती सुनती ही रह गई। बोलने का अधिकार तो वह स्वयं ही अपनी जिद के कारण खो चुकी थी। सच वे कितनी बड़ी भूल कर बैठी। अपनी झूठी शान के लिए लोगों पर प्रभाव डालने के प्रयास में उन्होंने कितना गलत निर्णय ले लिया। विचारों के भंवर में डूबती उतराती वे पार्थू के रोने की आवाज सुनकर चौंकी। पलंग से उतरने की प्रक्रिया में ही उन्हें 2-3 मिनट लग गए। घुटने को पकड़कर शेष टांग को दूसरे हाथ से धीरे धीरे मलते हुए वे पैर को जमीन पर रखती। बहुत दर्द होता था, कभी कभी तो हल्की सी चीख भी निकल जाती। पैर घसीटते हुए वे पार्थू के पास पहुंची। कहना चाहती थी, अरे राजा बेटा, इतनी जल्दी उठ गया, लेकिन दर्द से परेशान खींचती हुई बोल पड़ी, मरदूद कहीं का, जरा आराम नहीं लेने देता। सारा दिन इसकी ही सेवा टहल में लगे रहो। पार्थू दादी की गोद में बैठकर हंसने खिलखने लगा तो राजश्री को अपने कहे शब्दों पर ग्लानि हो आई। इस बेचारी नन्ही जान का क्या कसूर? दोष तो मेरा ही है। मेरे ही कारण बहू अपने नन्हे बच्चों को रोता छोड़ नौकरी पर जाती है। मेरी ही तो जिद थी। अपनी इकलौती संतान अमोल की राजश्री ने बहुत अच्छी परवरिश की थी। माँ बाप के प्रोत्साहन से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। जल्दी ही उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी मिल गई थी। अमोल की शादी के लिए राजश्री ने जो सपने बुने थे उनमें से एक यह भी था कि वह नौकरी करने वाली बहू लाएंगी। जब पति ने तर्क रखा कि उन्हें आर्थिक समस्या तो है नहीं, फिर बहू से नौकरी क्यों करवाई जाए, तो वे उत्साह से बोली थी, आपको मालूम नहीं, नौकरी करने वालों का बड़ा रोब रहता है। अपने मोहल्ले की सुचिता की बहू नौकरी करती है। सभी उसे तथा उसकी सास को इतना सम्मान देते हैं मानो उनकी बराबरी का हमारे मोहल्ले में कोई हो ही न। लेकिन उनकी तो आर्थिक स्थिति कमजोर है। सुचिता के पति भी नहीं है, तथा उनके बेटे की कमाई भी इतनी नहीं कि परिवार का खर्च आसानी से चलाया जा सके। मजबूरन आर्थिक सहायता के लिए उनकी बहू नौकरी करती है। दोहरे कर्तव्यों के बोझ से वह बेचारी कितना थक जाती होगी। उसकी कर्तव्यपरायणता के कारण ही सब उसकी तारीफ करते हैं। पति ने समझाया था, यह आपका ख्याल है, मैं कुछ और ही सोचती हूँ। हमारे खानदान में किसी की भी बहू नौकरी पेशा नहीं है। सोचो जरा, सभी पर हमारी धाक जमेगी कि हम कितने खुले विचारों वाले हैं। आधुनिक है, बहू पर कोई बंधन नहीं लगाते। इसका रोग लोगों पर पड़ेगा। तुम्हारी मति मारी गई है। लोगों पर रोब जमाने की धुन में अपने घर को कलह तनाव का मैदान बना लें। सोचो, अगर बहू सारा दिन बाहर रहेगी तो तुम्हें उसे लाने का क्या फायदा होगा? न वह तुम्हारे साथ बैठकर ठीक से हंस बोल सकेगी और न घर के कामों में मदद कर सकेगी। पति ने फिर से समझाने की कोशिश की, घर के काम के लिए नौकरानी रख लेंगे। रही बात हंसने बोलने की, तो शाम 6 बजे से रात तक क्या कम समय होता है? तुमसे तो बहस करना ही व्यर्थ है। कहकर पति चुप हो गए। अमोल के लिए लड़कियां देखने की प्रक्रिया जारी थी। राजश्री ने कई अच्छी शिक्षित लड़कियों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे नौकरी नहीं करती थी। आरंभ से ही घर में राजश्री का दबदबा था, इसलिए पति व पुत्र उनके हर प्रस्ताव को मानने में ही अपनी खैर समझते थे। संयोग से जीवन बीमा कंपनी में कार्यरत सोनल सभी को पसंद आ गई। राजश्री को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। खूबसूरत, कुलीन घर की बेटी और फिर अच्छी नौकरी पर लगी हुई। आनन फानन बात पक्की कर दी गई। खूब धूमधाम से शादी हुई। सोनल ने महीने भर की छुट्टियां ली थीं।
नवदंपति शादी के बाद 15 दिनों के लिए मधुमास मनाने पहाड़ों पर चले गए। घर लौटने पर एक दिन राजश्री ने कहा, सोनल, 1 तारीख से तुम अपनी ड्यूटी शुरू कर लो। उनके आदेश से सभी चौंक गए। सभी का विचार था वे अपनी जिद भूल चुकी होगी, लेकिन उनका सोचना गलत निकला। माँ जी, आपको तकलीफ होगी। मैं सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक बाहर रहूंगी। घर का सारा काम, आपके अब आराम के दिन हैं। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। पति के सुझाए विचार सोनल ने व्यक्त कर दिए। अमोल व पिता ने सोचा, अब राजश्री अपनी जिद छोड़ निर्णय बदल लेगी। लेकिन जब उन्होंने उनका उत्तर सुना तो मन मार कर रह गए। वे बोली, बहू, तुम मेरी तकलीफ की चिंता मत करो। मैं घर के सारे कार्यों के लिए नौकरानी का प्रबंध कर लूंगी। तुम बेफिक्र होकर नौकरी करो। आजकल तो अच्छी नौकरी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हमारा भी तो मान बढ़ेगा। सभी को हथियार डालने पड़े थे। सोनल पूर्ववत नौकरी पर जाने लगी थी। सोनल, कमाल है, इतने संपन्न घराने में ब्याह होने के बाद भी तुझे नौकरी की जरूरत है। समझ नहीं आता। ऑफिस में एक दिन वृंदा ने कहा, हाँ भाई, अब तो नौकरी का चक्कर छोड़ो और अपने मियाँ तथा सास ससुर की सेवा करो। इकलौती बहू हो। कविता ने भी मजाक किया। जब सोनल ने उन्हें असलियत बताई तो वे हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। कि अजीब सन की सास है। लेकिन प्रत्यक्ष में वृंदा बोली, हाय सोनल, तेरी सास तो बड़ी दिलेर है, जो सारी जिम्मेदारियां स्वयं उठाकर तुझे 8 घंटे के लिए आजाद कर देती है। हाँ, इसके तो मजे हैं। न खाना बनाना, न घर के कामों की चकचक। शान से ऑफिस आओ और घर वालों पर रोब जमाओ। लेकिन सोनल को उनकी बातों से कोई प्रसन्नता नहीं हुई। न चाहते हुए भी उसे मजबूरी में यह नौकरी करनी पड़ रही थी। शाम को थकहार कर जब वह लौटती तो दिल करता कि कुछ देर पलंग पर लेटकर आराम करे, लेकिन संकोच के मारे ऐसा न कर पाती कि सास पति क्या सोचेंगे। शादी से पहले वक्त काटने के लिए वह नौकरी करती थी। घर लौटते ही माँ चाय की प्याली व कुछ नाश्ते से उसकी दिन भर की थकान दूर कर देती थी। कुछ देर आराम करने के पश्चात वह किसी भी सहेली के घर गपशप के लिए चली जाती थी। माँ ही सारी रसोई संभालती थी, लेकिन मायके तथा ससुराल के रीति रिवाजों, कार्यप्रणाली वगैरह में काफी फर्क होता है। यहाँ तो 8 बजे ही रात का खाना भी खा लिया जाता था। सो रसोई में मदद करना जरूरी था। शादी से पहले सोनल का विचार था कि संपन्न घराने में तो उससे नौकरी करवाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। फिर वह अपने सारे शौक पूरे करेगी। घर को अपनी पसंद के अनुसार सजाएगी, बगीचे को संवारेगी, अपने चित्रकारी के शौक को उभारेगी, पति व सास ससुर की सेवा करेगी, एक आदर्श पत्नी और बहू बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ तो उसे किसी भी शौक को पूरा करने का समय ही नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे नौकरी की मजबूरी एक आदत सी बनती चली गई। करीना के जन्म के समय कंपनी की ओर से 3 महीने की छुट्टियां मिली थी। सोनल का जी चाहता रहा कि माँ जी कहें, अब नौकरी को छोड़ो, अपनी गृहस्थी को संभालो। लेकिन उसकी आस दिल में ही रह गई। जब राजश्री ने घोषणा की, करीना के लिए आया का प्रबंध कर दिया है, वैसे मैं भी सारा दिन उसके पास ही रहूंगी। दिन सरकते गए। बेशक करीना के लिए आया रखी गई थी, लेकिन उसे संभालती तो राजश्री स्वयं ही थी। आया तो उसे नहला धुला, दूध पिला, घर का ऊपरी काम कर देती थी। पोती को हर समय उठाए राजश्री इधर उधर डोलती रहती। मोहल्ले में घूम घूम कर सब पर रोब डालती। मेरी बहू तो हर पहली को 2000 रुपए मेरे हाथों में सौंप देती है। हमने तो उसे बेटी की तरह पूरी सुख सुविधाएं और आजादी दे रखी है। आखिर बहू भी किसी की बेटी होती है, हम भी उसे क्यों ना बेटी माने। करीना के नामकरण के अवसर पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ साथ समाज, बिरादरी, मोहल्ले के तथा सोनल के सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया। राजश्री समारोह में पूरी तरह से इस प्रयास में लगी रहीं कि उनकी बहू की अच्छी नौकरी से अधिकाधिक लोग प्रभावित हों और उनका रोब बढ़े। सोनल अब नौकरी पेशा जीवन की अभ्यस्त हो गई थी, बल्कि अब उसे नौकरी करना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि सुबह शाम खाने का पूरा काम माजी व आया मिलकर कर लेती थी। घर लौटने पर चाय पीकर वह करीना के साथ मन बहलाव करती, उसे दुलारती, तोतली भाषा में उससे बतियाती, अपनी ममता उस पर लुटाती। घर में करीना एक खिलौना थी,
जिससे सारे सदस्य अपना मन बहलाते। 2 वर्ष पश्चात पार्थु का जन्म हुआ तो जैसे घर दोगुनी खुशियों से अमोलित हो उठा। राजश्री तो जैसे निहाल हो उठी। पहले पोती और अब पोता। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी। जैसे संसार भर की खुशियां सिमट कर उनके दामन में आ गई हों। सोनल के ऑफिस जाने पर अब वे पोते को गोद में लेकर करीना की उंगली पकड़ घूमती, उन्हें खिलाती पिलाती, बतियाती। कुछ उम्र का तकाजा और कुछ शारीरिक थकान। अधिक काम की वजह से अब राजश्री जल्दी थकने लगी। एक दिन दोनों बच्चों को लिए सीढ़ियां उतर रही थी कि पैर फिसल गया। यह तो गनीमत रही कि बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उस दिन से उनके घुटने का दर्द ठीक नहीं हुआ। हर तरह की दवा ली, मालिश की, सेक किया, लेकिन दर्द बना ही रहा। अब तो बच्चों को संभालना भी मुश्किल सा हो गया। आया आती तो थी लेकिन अपनी मन मर्जी से ही कार्य करती थी। कभी पार्थु भूख से बिलबिलाता तो दूध ही नदारद होता। कभी करीना की खिचड़ी की मांग होती तो आया आगे दलिया रख छुट्टी कर जाती। बच्चे चीखते चिल्लाते तो राजश्री स्वयं उठकर उन्हें खिलाना चाहती लेकिन घुटने के दर्द से कराह कर फिर बैठ जाती। जिस दिन घर के काम के लिए मीना भी न आती उस दिन तो पूरा घर ही अस्तव्यस्त हो जाता। आया तो मुश्किल से बच्चों का ही काम निपटाती थी। उसकी मिन्नतें करके थोड़ा बहुत काम वे करवा लेती, शेष तो सोनल को ही करना पड़ता। राजश्री अब अक्सर सोचती, बहू बेचारी भी क्या क्या करे, दफ्तर संभाले, बच्चों की देखरेख या नौकरी करे। राजश्री ने सोचा, अगर पति या बेटा कहे अथवा बहू खुद ही नौकरी छोड़ने की बात करे तो वे फौरन तैयार हो जाएंगी। लेकिन कोई इस प्रश्न को उठाता ही नहीं। शायद उनकी परीक्षा ले रहे हैं, या उनकी जिद और झूठी प्रतिष्ठा का परिणाम उन्हें दिखाना चाहते थे। अब उन्हें स्वयं की भूल महसूस हो रही थी। सोनल के बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से नहीं हो रही है, यह भी वे समझ रही थी। माँ के होते भी बच्चे उसका पूरा स्नेह दुलार नहीं पा रहे थे। उसके ऑफिस से लौटने पर पार्थु अक्सर सोया हुआ मिलता। करीना भी आया के साथ कहीं घूमने या बगीचे में गई होती। यह तो एक तरह से अन्याय था। बच्चों के प्रति माँ को अपने कर्तव्यों से विमुख कराना अपराध ही तो था। नहीं, अब और अन्याय वे नहीं होने देगी। उनकी तानाशाही के कारण ही सभी सदस्य चुपचाप अपने मानसिक तनावों में ही जबरन घुट-घुट कर जी रहे हैं। उनके सामने कोई कुछ नहीं प्रकट करता, लेकिन वे इतने समय तक कैसे नहीं समझ पाईं। अचानक ऑफिस से लौटती सोनल का कुम्हलाया चेहरा आंखों के सामने घूम गया। बेचारी को व्यर्थ ही नौकरी के जंजाल में फंसा दिया। यही तो उसके हंसने खेलने के दिन हैं, लेकिन उन्होंने उसे बेकार के मानसिक तनावों में उलझा दिया। राजश्री ने निर्णय ले लिया कि अब वे अपनी झूठी प्रतिष्ठा, रोब दाब को तिलांजलि देगी। शाम सोनल के ऑफिस से लौटने पर कह देगी, अब अपना घर और बच्चे संभालो, नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके निर्णय से सभी को आश्चर्य तो होगा ही, साथ ही शायद सभी सोचेंगे, वे हार गई हैं, उनका निर्णय गलत था। लेकिन इस हार से उन्हें कोई अफसोस या ग्लानि नहीं होगी, क्योंकि इस हार से सभी को लाभ होगा, उन्हें खुद भी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।